तो सेट को नाम देना हो बड़ी एबीसीडी यूज करेंगे, उसके एलिमेंटों को अगर कभी नाम देना पड़ा छोटी एबीसीडी यूज करेंगे। एलिमेंट कहाँ लिखे जाएंगे? सिर्फ करली ब्रैकेट में। ब्रैकेट आपके पास ये भी है, ये आपने यूज नहीं करनी है, सिर्फ क्या यूज करेंगे? करली ब्रैकेट। उसके बाद समझाया था दो एलिमेंटों को अगर आप अलग अलग दिखाना चाहते हैं तो उनके बीच में कोमा लगाना आपने। उसके बाद था ऑर्डर इज इमैटेरियल, एलिमेंटों को आगे पीछे लिखो, नया सेट नहीं बनेगा, बराबर बात है। उसके बाद समझाया था रिपीटेशन नॉट अलाउड, एलिमेंटों को आपने रिपीट नहीं करना है, एक बार ही लिखोगे। अगर मान लिया आप किसी एलिमेंट को एक से ज्यादा बार लिखते हो तो वो एक एलिमेंट ही समझा जाएगा, चाहे उसको आप 10 बार लिखो तो वो सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है। यही वजह है एलिमेंटों को सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। ये सारा कुछ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। इन सभी बातों को समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं। मान लिया एग्जाम्पल ले रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं। मान लिया ए सेट आपके पास 1 2 3 0 ये लिखा हुआ है, तो ये देखिए इसी ब्रैकेट को यूज करेंगे। दो एलिमेंट अलग करने हो तो बीच में कोमा यूज करेंगे। कोई एलिमेंट आपने रिपीट नहीं करना है, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई खास बात नहीं है। और थोड़ा सा आगे चलते एक एग्जाम्पल और सही। बी सेट अगर मैं लिखना चाहूं -1 0 प्लस का 1 ए लिख सकते हो, जो आप चाहो। कितने एलिमेंट हैं इसमें? 4। आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं ये लिखा या फिर ये लिख दिया, दोनों बराबर हैं, दोनों ही बराबर है। एक एग्जाम्पल और सही। मान लिया मेरे पास है 0 1 2 3 4, ये देखिए एलिमेंट कोमा से अलग होंगे। डॉट 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 का मतलब ये ऐसे ही लिखे जाएंगे, लिमिट नहीं है, चलते रहेंगे। एक एग्जाम्पल और सही। मान लिया मैं लिख दूं 0 -1 -2 -3 सो एंड सो। ये सारे सेट के एग्जाम्पल है जो मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं। एक एग्जाम्पल और सही। एलिमेंट लिखे जा सकते हैं 10 11 12 13 100 तक। ये देखिए, तो ये कहां से शुरुआत? 10 से। 10 फिर 11 फिर 12, ऐसे ही क्या आएगा 99, फिर क्या आएगा 100। ये सारे एग्जाम्पल है सेट को। सेट की स्कल देखने में ऐसी ऐसी होती है। तो ये ए सेट है, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। अब यहां से एक काम की नॉलेज, ये देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4 गिने गए। तो जिस सेट के एलिमेंट गिने जा सकते हो, अपनी लैंग्वेज है, जिस सेट के एलिमेंट गिने जा सकते हैं उस सेट को फाइनाइट सेट बोलते हैं। यानी नई डेफिनेशन है, ये आपका फाइनाइट सेट है। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4, 1 2 3 और 4। ये भी आपका फाइनाइट सेट है। ये देखिए 0 1 2 3, कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक भी जा सकते हैं। आप नहीं इसके एलिमेंट गिन सकते इसमें कितने हैं। जिसके एलिमेंट गिने ना जा सके उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। क्या इसके एलिमेंट गिने जा सकते हैं? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। तो ये भी क्या है? इनफाइनाइट सेट। इसके एलिमेंट गिने जा सकते हैं। कहां से शुरू होंगे? 10 से, और कहां तक जाएंगे? 100 तक। गिने गए कि 100 तक लिमिट है इसकी। इसके एलिमेंट गिने जा सकते हैं। कितने एलिमेंट है? 91 गिने गए, तो इसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। तो यहां से एक नॉलेज मिली है, चाहे आप इसको डेफिनेशन कहिए। सेट 2 टाइप के मैंने बताए अभी अभी। सेट में 2 चीजें हैं, या तो होगा वो फाइनाइट सेट या वो होगा इनफाइनाइट सेट।
साथ की साथ पढ़िए। जो डेफिनेशन है, जो फॉर्मूले हैं, जो बेसिक बातें आपको बोल के सिखाई जाएंगी, वो आपने अलग से कॉपी में लिखनी है और उनको आपने बार बार पढ़ना है। अब जैसे ये डेफिनेशन है, ये याद करनी पड़ेगी। क्या समझाया था अभी? क्या होते हैं फाइनाइट सेट? जिसके एलिमेंट गिने जा सके। आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, मैं सिर्फ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। फाइनाइट सेट, इसमें कितने एलिमेंट है? 5 गिने गए, और जिस सेट के एलिमेंट गिने जा सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। आगे इनफाइनाइट सेट, जिस सेट के एलिमेंट गिने ना जा सके। एग्जाम्पल का सहारा लिया जा सकता है, 0 1 -1 2 -2 सो एंड सो, कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फाइनाइट सेट को। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इनफाइनाइट सेट को। कितने एलिमेंट है वैसे इसमें? 5। कितने एलिमेंट है? 5। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए सेट। यानी फाइनाइट सेट से एक स्टेटमेंट और जुड़ी हुई है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ए सेट। इसका दूसरा नाम भी है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। तो ऑर्डर ऑफ ए सेट कहिए या कार्डिनल नंबर कहिए, दोनों बराबर बात है। और किससे जुड़ी है ये? फाइनाइट सेट से। तो क्या होता है ऑर्डर ऑफ ए सेट? किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी फाइनाइट सेट। ये सिर्फ फाइनाइट सेट, क्योंकि हम उसी में बता सकते हैं कितने एलिमेंट है, इसका तो हमें पता ही नहीं कितने हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए सेट या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का मतलब है किसी सेट में टोटल कितने एलिमेंट हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए सेट। इसका सिंबल है, ऑर्डर ऑफ सेट का सिंबल लिखते हैं ओ। मान लिया सेट का नाम ए, मैं बार बार ले रहा हूं, तो ए सेट का ऑर्डर अगर लिखना हो OA से डिनोट करते हैं। कार्डिनल नंबर भी वही है, लेकिन इसका जो सिंबल हम यूज करते हैं वो NA लिखते हैं। N का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A। तो चाहे ऑर्डर ऑफ ए सेट कहिए, चाहे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कहिए, दोनों बराबर बात है। और दोनों का मतलब है फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। जैसे ये एग्जांपल लिया मैंने, एक और ले लेते हैं एग्जांपल। ए सेट है, एग्जांपल का सहारा ले लेते हैं। मान लिया ए सेट है जिसमें एलिमेंट ये हैं, तो कितने एलिमेंट हैं इसमें? 3। कितने एलिमेंट हैं? 3। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 3। तो ऑर्डर ऑफ ए या कार्डिनल नंबर ऑफ ए किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। तो 2 डेफिनेशन है, तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अपनी लैंग्वेज, जिसके एलिमेंट गिने जा सके वो फाइनाइट, और जिसके एलिमेंट ना गिने जा सके वो इनफाइनाइट सेट। 2 छोटी छोटी सी डेफिनेशन और सही। टर्म का नाम है एम्प्टी सेट, या फिर कहिए नल सेट, या फिर कहिए वॉइड सेट। एम्प्टी, नल या फिर वॉइड सेट, तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही के नाम है। और वैसे भी हमें पता है एम्प्टी जो खाली हो। नल कई बार कह देते ये तो बच्चा बिल्कुल नल है, तो नल का मतलब जिसको कुछ आता ही ना हो, जिसमें कुछ हो ही ना। या फिर वॉइड सेट, तीनों एक ही चीज है। तो वो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसका नाम है एम्प्टी, नल या फिर वॉइड सेट। ए सेट which contain not any element। वो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी, नल सेट या फिर वॉइड सेट। सिंबल, एम्प्टी सेट के लिए 2 सिंबल यूज करते हैं। ये एम्प्टी सेट है,
बीच में कुछ नहीं लिखना आपने। अगर आपने ये भी लिख दिया तो ये गलत है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। इसमें एक एलिमेंट है जिसका नाम डॉट है। अगर आपने ये लिख दिया, ये भी नल सेट नहीं है। इसमें भी एक एलिमेंट है जिसका नाम क्या है, जीरो। तो जब भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करना हो, सिर्फ करली ब्रैकेट, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। या फिर दो सिंबल है इसके, एक सिंबल और सही, ये दोनों में से आप कोई सा यूज कर सकते हो। ये भी सिंबल एम्प्टी सेट के लिए है और ये सिंबल भी एम्प्टी सेट के लिए है। जिसको ना पता हो इसको फाई बोलते हैं, इसको बोलेंगे फाई। तो एम्प्टी सेट के दो सिंबल है, ये भी एम्प्टी सेट है और ये भी एम्प्टी सेट है, कोई सा आप यूज कर सकते हो। अगर किसी ने ये दोनों ही लिख दिए, ये भी गलत है। ये भी एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट है जिसका नाम क्या है, फाई। तो एम्प्टी सेट क्या होगा, वो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ये दो सिंबल आप यूज कर सकते हो उसके लिए। थोड़ा सा और आगे, एक डेफिनेशन और सही। एक टर्म जो ज्यादातर यूज होते हैं इसमें, वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगल सबको पता है, सिंगल अकेला एक एलिमेंट, वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। इफ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। तो अगर किसी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो, उस सेट को हम क्या नाम देंगे, सिंगलटन सेट। ये तीनों एग्जाम्पल सिंगलटन सेट के हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल, ये भी सिंगलटन सेट है, इसमें एक एलिमेंट है जिसका नाम है फाई। ये भी सिंगलटन सेट है जिसमें एक एलिमेंट क्या होगा, डॉट। ये भी सिंगलटन सेट है जिसका एक एलिमेंट क्या है, जीरो। ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, सिंगलटन सेट के हैं। तो दो चीज पड़ी है, एक नल सेट। नल सेट मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। दूसरा सिंगलटन सेट, और सिंगलटन सेट का मतलब वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। दो छोटी छोटी बातें और सही सेट के बारे में पढ़ रहे। एक तो होता है इक्विवेलेंट सेट, और एक टर्म होती है इक्वल सेट। दो बातें हैं, दोनों टर्म एक साथ पढ़ी जाती हैं तभी याद रहती हैं। एक तो होता है इक्विवेलेंट सेट और एक होता है इक्वल सेट। भाई मान लिया आपके पास दो सेट हैं, ए और बी। दो सेट क्या है, ए और बी। इक्विवेलेंट का सिंबल ये है, ए इक्विवेलेंट टू बी, ये सिंबल इक्विवेलेंट का है। इक्वल सेट का सिंबल ये है, पहले सिंबल। तो दो टर्म एक साथ पढ़ेंगे, एक का नाम है इक्विवेलेंट सेट और दूसरे का नाम क्या है, इक्वल सेट। ये सिंबल किसका, इक्विवेलेंट सेट का, और ये सिंबल किसका, इक्वल सेट का। सुनिए, एक तो दो सेट की गिनती बराबर हो। इस क्लास में भी 10 बच्चे बैठे हैं, उस क्लास में भी 10 बच्चे बैठे हैं कौन से 10 वो नहीं पता। तो अगर दो सेट की सिर्फ गिनती बराबर है, काउंटिंग इक्वल है, तब उन दोनों सेट को इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। एग्जाम्पल का सहारा ले लेते हैं। मान लिया ए सेट में एलिमेंट है एक्स, वाई और सी, और बी सेट में एलिमेंट है 0, Z और -1। देखिए आराम से, ए में कितने एलिमेंट, 1, 2, 3। ए में कितने एलिमेंट, 3। और बी में कितने एलिमेंट, 0, Z और -1। कितने एलिमेंट, 3। दोनों सेट में 3-3 एलिमेंट हैं। गिनती बराबर है, शकल नहीं देखी मैंने, है क्या क्या, सिर्फ गिनती बराबर है। तो जिन दो सेट की काउंटिंग बराबर हो, उन सेट को हम क्या नाम देते हैं, इक्विवेलेंट सेट। सिंबल ये रहा। तो मैं क्या कह सकता हूं, ए इज इक्विवेलेंट टू बी।
और अभी हमने मैथ में टर्म पढ़ी है, सेट के एलिमेंटों की गिनती को तो ऑर्डर ऑफ ए सेट कहते हैं, अभी पढ़ लिया पीछे। ऑर्डर ऑफ ए सेट यानी इनडायरेक्ट वे से डेफिनेशन क्या हो सकती है इक्विवेलेंट सेट की, इफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी देन ए इज इक्विवेलेंट टू बी। तो दो सेट इक्विवेलेंट कब होंगे, जब उनका ऑर्डर बराबर होगा, गिनती बराबर हो बस। लेकिन इक्वल सेट की डेफिनेशन, इक्वल सेट कहते हैं कि सिर्फ गिनती बराबर नहीं, इस क्लास में 10 बच्चे हैं, उस क्लास में 10 बच्चे हैं, सिर्फ ये नहीं, इक्वल कहता है कि ये भी देखो है कौन कौन 10, एक जैसे होने चाहिए। यानी जो एलिमेंट ए में है वही बी में हो, और जो बी में है वही ए में हो। यानी ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, तो तभी दो सेट क्या होंगे, इक्वल। एग्जाम्पल का सारा, ए सेट में मान लिया एलिमेंट ये है और बी सेट में एलिमेंट है 1 0 माइनस का 1, तो इसमें भी वही तीन एलिमेंट है, -1 0 1, और इसमें भी वही तीन एलिमेंट है। मैंने कहा था आगे पीछे लिखो फर्क पड़ता ही नहीं, स्कूल में आप क्लास में होने जरूरी है, किस बेंच पे बैठे फर्क ही नहीं पड़ता। तो जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट यो के यो बी में है, ना एक कम ना एक ज्यादा, जो वहां है वही वहां पे है। तो ए और बी क्या है, इक्वल सेट है। इसको समझाने के लिए एक दो एग्जाम्पल और सही, इक्वल सेट का जिक्र करें, एक दो एग्जाम्पल और सही। मान लिया ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट में एलिमेंट है 1 2 1 1 3 1 अगेन 1, और बी सेट सी सेट और ले लेते हैं, सी में एलिमेंट है 2 3 1 1 3 3 2 और 2। अब देखिए इसमें तीन एलिमेंट है, क्या क्या नाम है, 1 2 3। इसमें देखिए जिसका बेस कमजोर है उसको कितने नजर आएंगे, 3 3 6 और 1 7। लेकिन मैंने कहा था एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, वो तो लिखा बार बार और ना लिखा बराबर बात है। 1 कितनी बार है, 4 बार, चाहे 10 बार भी होता एक ही समझा जाएगा। ये तो एक किस्म से ये समझिए जैसे आप हो और मैं आपसे कह रहा हूं पेन उठा के लेके आइए, कॉपी लेके आइए, पानी का गिलास आपने लेके आना है, रजिस्टर आपने लेके आना है, बुक आपने लेके आनी है। मैं आपको यूज चाहे कितनी बार करूं, लेकिन स्कूल के रजिस्टर में तो एक बार ही नाम है आपका, फीस भी आपकी एक बार ही ली जाएगी। तो यूज कितनी बार करो, समझा तो वो एक ही जाएगा। तो इसमें एक तो एलिमेंट क्या है 1, एक क्या है 2 और एक क्या है 3। तो कितने एलिमेंट अलग अलग, 1 2 3 3 हुए, तो इसमें भी वही 3, इसमें भी वही 3, यानी ए और बी क्या है, इक्वल है। ऐसे ही आ जाओ, एक 2 बार है लेकिन समझा तो एक ही जाएगा। अभी समझाया क्यों एक समझा जाएगा, 2 4 बार 2 आया है लेकिन समझा क्या जाएगा, एक, जिसका नाम क्या है 2 3। ये चीज है, जिसको कम समझ में आया वो एक एग्जाम्पल और सही। मान लिया गेम हुआ आपके स्कूल में, फुटबॉल में भी आपने पहले नंबर पे पोजीशन ली, आपने क्रिकेट में भी आपका इनाम सबसे ऊपर है, वॉलीबॉल में भी आपका इनाम सबसे ऊपर है। तो 3 बारी बेशक आपका नाम अनाउंस किया जाए, जाना तो आपने ही है तीनों बार स्टेज पे, आप अलग अलग तो नहीं हो, यही चीज है। तो कितने एलिमेंट है, इसमें भी 3, एक का नाम 1, फिर 2 और फिर 3। तो यानी ए बी और सी तीनों सेट इक्वल सेट है। तो दो चीजें एक साथ पढ़ी है, एक का नाम है इक्विवेलेंट सेट और दूसरे का नाम है इक्वल सेट। अगर आपने ध्यान दिया हो, समझने की चीज है, ए सेट में जो एलिमेंट है वही बी में है, या कहिए जो बी में है वही एलिमेंट ए में है। यानी
जितने एलिमेंट ए में है उतने एलिमेंट बी में है, यानी अगर दो सेट इक्वल है तो उनकी गिनती भी बराबर है, और अगर गिनती बराबर है उनको इक्विवेलेंट भी कहते हैं। यानी बेसिक नॉलेज क्या हुई, प्रत्येक इक्वल सेट को आप इक्विवेलेंट का नाम दे सकते हैं। दो इक्वल सेट को क्या कह सकते हो, इक्विवेलेंट। लेकिन इक्विवेलेंट इक्वल हो जरूरी नहीं है। तो इक्वल क्या हो सकते हैं, क्या कह सकते हो इक्वल को, इक्विवेलेंट। लेकिन इक्विवेलेंट इक्वल हो जरूरी नहीं है। तो इक्वल तो इक्विवेलेंट है, लेकिन इक्विवेलेंट इक्वल नहीं है। बेसिक नॉलेज है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिया, नई टर्म सिखा रहे हैं आपको। अब तक आपने नोटेशन ऑफ सेट और कुछ बेसिक बातें सीखी है। नोटेशन का मतलब नाम क्या दूं, लेकिन अब सुनने की चीज है। एक तो मैं कह दूं AEIOU सेट है, आप में इसको यो भी तो बोल सकते थे, सेट ऑफ वावल्स। यानी या तो आप लाइन बोलोगे सेट ऑफ वावल्स, या आप बोलोगे AEIOU, दोनों बराबर बात है। यही वजह है इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो सेट को रिप्रेजेंट करने की दो टाइप है। तो अब जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट का मतलब लिखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, नाम नहीं एक्चुअल चीज का जिक्र है। तो सेट को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो दो चीजें हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। आप लिस्ट ऑफ एलिमेंट लिख सकते हो, लिस्ट ऑफ एलिमेंट, या आप प्रॉपर्टी लिख सकते हो। या तो आप लिखोगे लिस्ट और या फिर आप क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी। यही वजह है दो नाम यूज किए जा सकते हैं, जिसमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट लिखते हो, यानी एलिमेंटों की टेबल जिसमें बनाई जाए, इसलिए इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म, या फिर रोस्टर फॉर्म। रोस्टर, डब्ल्यू रोस्टर मैथमेटिशियन था, उसके नाम के ऊपर, जिसने इसको समझाया हमें, उसके नाम के ऊपर ये रोस्टर फॉर्म लिखी गई है। तो जब भी सेट को आप लिस्ट के रूप में लिखते हो, एलिमेंटों की लिस्ट लिखते हो, जैसे AEIOU, अगर आपने ये लिख दिया तो ये एलिमेंटों की लिस्ट लिख दी, यानी इनडायरेक्ट वे से आपने टेबुलर फॉर्म लिख दी, या कहिए लिस्टिंग फॉर्म लिख दी, या कहिए रोस्टर फॉर्म। ना ध्यान रहे तो मैं लिख भी देता हूं AEIOU, यानी जिसमें एलिमेंटों की लिस्ट लिखी जाए उसको हम क्या कहते हैं, टेबुलर, लिस्टिंग या रोस्टर फॉर्म। एक आधा एग्जाम्पल और सही, -1, 0, 1, और भी लिखना चाहो कितने भी लिख सकते हो। तो जब भी एलिमेंटों की लिस्ट लिखी जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, लिस्टिंग फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। जिसमें प्रॉपर्टी लिखी जाए, जिसमें प्रॉपर्टी लिखी जाए उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ज्यादातर ये यूज की जाती है, या डेफिनेशन फॉर्म, या रूल मेथड फॉर्म। रूल मेथड फॉर्म चारों नाम इसी के हैं। तो एक तो मैं कहूं AEIOU और एक मैं कहूं वावल्स लिखिए। तो अगर आप AEIOU लिखते हो तो रोस्टर फॉर्म आपने लिख दी, और अगर मैं कह दूं सेट ऑफ वावल्स, सेट ऑफ वावल्स ये लिखोगे तो सेट बिल्डर फॉर्म ज्यादा ये यूज होती है, इसलिए मैंने इसी का नाम लिया
तो सेट ऑफ वावल्स लिखोगे तो सेट बिल्डर फॉर्म, और अगर सीधे वावल लिखोगे तो कौन सी होगी, वो आपकी रोस्टर फॉर्म। तो दो तरीके, या तो आप डेफिनेशन या स्टेटमेंट या प्रॉपर्टी लिखोगे या रूल लिखोगे, या सीधे एलिमेंट। सीधे लिखोगे तो ये, और वो रूल लिखोगे तो ये। एक एग्जाम्पल और सही, एक एग्जाम्पल और सही पढ़ना सिखा रहा हूं। इसको ऐसे पढ़ते हैं, सेट में वो एक्स आएंगे, ये जो दो डॉट मैंने लिखी है, दो डॉट, यही सीखो पहले तो। ये सिंबल या फिर ये सिंबल, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। इन दोनों का ही मतलब है सच डेट। तो ये इस सेट में वो एक्स आएंगे सच डेट, यानी कौन से, आगे प्रॉपर्टी लिखनी है, जो कोई ना कोई प्रॉपर्टी फॉलो करते हो। पी एक्स प्रॉपर्टी ऑन एक्स, वो कुछ भी हो सकती है, स्टेटमेंट क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो देखिए शाबाश, सिर्फ पढ़ना सीखो, बाकी चीज छोड़ दो। सेट में वो एक्स आएंगे सच डेट कहिए, मैं अपनी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। सेट में वो एक्स आएंगे कौन से, जो कोई प्रॉपर्टी फॉलो करते हो। जो प्रॉपर्टी यहां लिखी होगी अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग होगी। तो सिर्फ पढ़ना सीखे। आप इसको यूं भी लिख सकते हो या इसी चीज को यूं भी लिख सकते हो, सेट में वो एक्स आएंगे सच डेट, ये दोनों सिंबल एक से हैं। सच डेट यानी कौन से, एक्स हैज प्रॉपर्टी पी एक्स, एक्स हैज प्रॉपर्टी पी एक्स। ये लाइन खोल के समझा दी, और कुछ आए ना आए, बस इसको पढ़ना सीख लो, बस बहुत है। सेट में वो एक्स आएंगे, अपनी लैंग्वेज सबसे खास होती है, उसी में सीखिए। एक्स, वो एक्स आएंगे कौन से, जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हो। इसके एग्जाम्पल अब लिख रहा हूं, देखिए। तो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। किसी भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरीके हैं, या तो प्रॉपर्टी लिखेंगे या खुद एलिमेंट लिखेंगे। खुद एलिमेंट लिखोगे तो टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म, और अगर एलिमेंट की बजाय प्रॉपर्टी अगर बोली जाए, तो अगर प्रॉपर्टी लिखी जाए तो उसका नाम क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ क्वेश्चन और सही। ए सेट आपके पास है, क्वेश्चन ही ले लेते हैं। सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड अलजेब्रा। ये देखिए, सेट ऑफ ऑल लेटर, लाइन लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है, स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रॉपर्टी लिखी हुई है। तो ये कौन सी फॉर्म दे दी आपको, सेट बिल्डर फॉर्म। ये कहता है कि लिखिए, जो मैंने लिखा नहीं, बोल के समझा रहा हूं कि इसमें पूछा क्या गया है। तो उसने जो लिखी हुई है ये लिखी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म, और वो आपसे लिखवाना चाहता है इसकी रोस्टर फॉर्म। तो कहता है सेट बनाइए इसका, और उस सेट में क्या आने चाहिए, सारे के सारे लेटर। जिसको ना पता हो, ये पूरा तो होता है वर्ड, और जो ये अलग अलग हैं ये होते हैं लेटर। जिसने पहली बार सुना हो, ये पूरा तो है वर्ड, और ये है अल्फाबेट जिसको हम बोलते हैं, ये है लेटर। तो इसने कहा इसके लेटर उठाइए और सेट बनाइए। कौन सी फॉर्म है ये, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, सॉल्यूशन। इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, सेट बनाइए, बेस सही है मेरा, ये ब्रैकेट यूज होगी। कौन कौन से एलिमेंट है, ए 2 बार आया हुआ है, लेकिन मेरा बेस सही है, एक बार ही लिखूंगा। कोमे से अलग होंगे, एल आगे पीछे लिखो फर्क पड़ता ही नहीं, जी ई बी आर, ए पहले आ लिया, ये है। तो ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये कौन सी है, रोस्टर फॉर्म।
तो सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में बदल सकते हैं और रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में बदल सकते हैं। ज्यादातर जो यूज होता है सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में बदलने वाला यूज होता है। और देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो जो टॉपिक अब हम पढ़ रहे हैं वो है कन्वर्ट सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म। क्वेश्चन देखिए, पहले मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूं। वो एक्स आएंगे एक्स स्क्वायर 4 और एक्स 3 हो। एक क्वेश्चन और लिख लू साथ में, वो एक्स आएंगे एक्स स्क्वायर 9 2x इज इक्वल टू 4। एक एग्जाम्पल और सही, वो एक्स आएंगे जो इंटीजर होंगे और जिसके लिए 6x स्क्वायर 5x माइनस का 4 0 के बराबर होगा। ये देखिए, क्वेश्चन आए ना आए सिर्फ पढ़ना सीख लो, बस बहुत है इतना है। पढ़ के देखिए, शाबाश कीजिए ट्राई। क्या कैसे पढ़ेंगे इसको? सेट में वो एक्स आएंगे, कौन से जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। प्रॉपर्टी लिखी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो वो एक्स आएंगे, दो डॉट का मतलब है सच डेट। क्या मतलब है इसका? सच डेट। लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में अपने लिए बोलता हूं कि कौन से, जो ये दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करे, यानी जिसका स्क्वायर क्या हो 4 और एक्स क्या हो 3। मेरा कहने का मतलब, जब भी प्रॉपर्टी में इक्वेशन गिवन हो उसे सोल्व कर लो, क्योंकि ये 4 जो है ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन एक्स स्क्वायर तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो एक्स चाहिए। ये बताएगा क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें एक्स, और दिया क्या हुआ एक्स स्क्वायर, तो एक्स आप निकाल लो। यानी अगर मैं इसको सोल्व करूं, एक्स स्क्वायर अगर 4 है तो एक्स किसके बराबर? +-2। अब आगे डालो, जब भी हम रूट लेंगे प्लस माइनस आएगा। तो देखो क्या बन गई कंडीशन, इसी चीज को लिख रहा हूं। वो एक्स आएंगे एक्स या तो 2 या -2 या एक्स इज इक्वल टू 3। अब जो समझाने जा रहा हूं वही बेस और वही नॉलेज है। देखिए ध्यान से इसको, एक तो स्टेटमेंट ये है और एक मैं ये लिख रहा हूं। इसका नाम +1 है, थोड़ा सा चेंज होते ही क्या चेंज आ जाता है, या तो दो कंडीशन के बीच में कोमा मिलेगा या दो कंडीशन के बीच में और मिलेगा। अगर दो कंडीशन के बीच में कोमा आ जाए, दो कंडीशन के बीच में क्या आ जाए? कोमा, तो आंसर वो होगा जो कॉमन होगा, जो दोनों जगह होगा। यहां क्या क्या है? 2 -2, और यहां क्या है? 3। ना तो 3 यहां, ना इन दोनों में से कोई सा यहां। और कोमा का मतलब अभी क्या समझाया? कॉमन, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो, याद रह जाएगा। यानी ऐसे लिखना आपने, अलग से जो आपकी कॉपी होगी बेस की, अगर दो स्टेटमेंट के बीच में कोमा आ जाए तो आंसर वो माना जाएगा जो दोनों जगह कॉमन होगा। कौन कॉमन है दोनों जगह? कुछ भी नहीं, ना तो 3 यहां, ना इन दोनों में से कोई सा यहां, कुछ कॉमन है ही नहीं। और कुछ कॉमन है ही नहीं तो कॉमन कुछ आना भी नहीं, यानी इस सेट में कुछ नहीं आना। और अभी समझाया था, वो सेट जिसमें कुछ भी ना आए उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। तो इसका आंसर क्या आया? एम्प्टी सेट। ये लिखो या फिर ये लिखो, कोई सा सिंबल आप यूज कर सकते हो, एक टाइम पे एक ही लिखियो। तो दो स्टेटमेंट, पहली काम की लाइन, दो स्टेटमेंट के बीच अगर कभी कोमा आ जाए तो आंसर वो लूंगा जो दोनों जगह होगा। अगर दोनों जगह ना हो तो नो सॉल्यूशन, यानी सेट खाली रहेगा। एम्प्टी सेट आ गई। ये कौन सी फॉर्म थी? सेट बिल्डर फॉर्म।
और ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म। एक और कर लेता हूं पहले, ऐसा ऐसा ये लिखा हुआ है, देखो ये बताएगा क्या चाहिए। वो x यानी x निकालना आपने, वो x जिसका स्क्वायर क्या हो 9, तो यहां से x कितना आ गया +-3, और यहां से x कितना आ गया 2। क्या कुछ कॉमन है दोनों में? क्योंकि कोमा मतलब कॉमन, क्या कुछ कॉमन है दोनों में? है ही नहीं। और कॉमन ना हो तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। चाहिए सिंबल यूज करो, चाहिए ये भी एम्प्टी है और ये भी क्या है? एम्प्टी। ये कौन सी फॉर्म थी दोनों? सेट बिल्डर फॉर्म। और ये कौन सी है दोनों? रोस्टर फॉर्म। कम आया समझ में? छोड़ दो, एक और सही पढ़ना सीखिए। वो एक्स आएंगे यानी आपने एक्स लिखना है। वो एक्स आएंगे कौन से? जो एक्स इंटीजर होंगे, इंटीजर। आपको तो ये लिखा दिखता है एक्स बिलोंग्स टू जेड, मुझे ये नहीं दिखता, मुझे दिखता है एक्स बिलोंग्स टू 0, 1 - 1, 2 - 2, ये चीज है। इनमें से छाटना है, कोमा है इसलिए बोला मैंने छाटना है, कॉमन लेना है। तो इस लाइन का मतलब इतने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब इसको सोल्व करेंगे, आते हैं फैक्टर बनाने। 8 और 3, फैक्टर आपके अपने, कैलकुलेशन आपके अपनी। क्या कॉमन आ गया यहां से? 2x, कितना बच गया? 3x प्लस का 4, -1 कॉमन, 3x प्लस का 4, यानी 3x प्लस का 4 इंटू 2x माइनस का 1। तो x की वैल्यू या तो -4/3 या फिर 1/2। तो कितनी आई? यहां से x की वैल्यू कितनी? इनफाइनाइट। और यहां से x की वैल्यू, यानी सही होने तो बस इतना समझाए कि अरे कुछ नहीं, समझाइए इस मन को, कुछ भी नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू ये तो निकाली है, सोल्व कर दी इक्वेशन। x की ये 2 वैल्यू आ गई। एक क्या कहता है? ये होने चाहिए। दूसरा क्या कहता है? ये होने चाहिए। बीच में क्या लिखा हुआ है? कोमा। और कोमा का मतलब कॉमन जो दोनों जगह हो। इनमें से यहां कोई सा नहीं, और ना ये दोनों यहां पे। तो क्या कॉमन है इन दोनों में? कुछ नहीं। और जब कुछ भी कॉमन ना हो तो सेट क्या होता है? एम्प्टी नल या वॉइड सेट। ये लिखो, चाहिए लिखो। अब जो अलग से नॉलेज थी उस पे आता हूं दोबारा से। अब देखो, पेपर में स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़नी है। अगर कोमा आ जाए तो कॉमन, और अगर और आ जाए तो सारे, और आ जाए तो सारे लेने हैं, वो भी और वो भी। कैसे? अगर यही क्वेश्चन और के साथ होता तो मैं सोल्व करता। x² = 4, x आ गया +-2, और यहां x कितना है? 3। बीच में कोमा है या और है? और हो तो सारे, सारे का मतलब जो यहां से आया वो भी और जो यहां पे है वो भी। तो सॉल्यूशन क्या बन गया? -2 प्लस का 2 और 3। देखिए ध्यान से, पेपर में अब ध्यान रखना, अगर कोमा आए तो कॉमन, देखो चीज बिल्कुल अलग है। कोमा आए तो कॉमन खाली रह गया, और स्टेटमेंट वही है, बस बीच में मैंने क्या चेंज कर दिया? और। तो कोमा आए तो कॉमन, और अगर आ जाए तो उस केस में आपने सारे लिखने हैं। तो और का मतलब सारे लिखिए, और कोमा का मतलब कॉमन लिखिए। हाँ, इतना मुझे पहले ही पता है। अगर कभी सारे लिखने पड़े तो कोई एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं करना। अगर हो तो मान लिया एक एलिमेंट दोनों जगह हो, एक बार ही लिखेंगे उसको। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स which are common factors of 30 and 45। कौन सी फॉर्म है? स्टेटमेंट लिखी हुई है, और स्टेटमेंट जिसमें लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म।
किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म का मतलब ब्रैकेट में लिखना आपने कि क्या क्या होंगे। अब देखिए, आंसर वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा जो कॉमन होगा, इसके फैक्टरों में भी और इसके फैक्टरों में भी। यानी आंसर में वो लिखना है जो 30 के फैक्टरों में भी दिखे और 45 के फैक्टर में भी दिखे। अब जिसको ये ना पता हो फैक्टर होते क्या है, 30 के फैक्टर देखने का मतलब अपनी लैंग्वेज 30 को कौन कौन डिवाइड करता है वही फैक्टर है बस। 30 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 से शुरू करते हैं हमेशा ही 1 से। तो फैक्टर ऑफ ऐसे लिखने सॉल्यूशन, फैक्टर ऑफ 30 आर 1 डिवाइड करता है 30 को, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और खुद 30। कोई और रह गया तुम लिख लियो। जो जो 30 को डिवाइड करते हैं 1, 2, 3, फिर 5, फिर 6, फिर 10, फिर 15 और फिर 30, ये फैक्टर है। तो फैक्टर क्या होते हैं? जो उसको डिवाइड करते हो। ऐसे ही फिर लिखूंगा फैक्टर ऑफ 45 आर, 45 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 से शुरुआत करनी है, पढ़ना सीखिए। 1, 3, 5, 9, 15 और खुद 45। तो 45 के फैक्टर हैं ये, 30 के फैक्टर हैं ये कहता है कि सेट में बस वो ले लो। देखिए पढ़ो, सेट में बस वो पॉजिटिव इंटीजर लो जो कॉमन हो, यानी जो दोनों जगह हो। कौन कौन है दोनों जगह? 1। तो जो सेट अपना बनेगा क्या बनेगा? 1। और कौन है दोनों जगह? 3। और कौन है दोनों जगह? 5। और नेक्स्ट वन कौन है दोनों जगह? 15। तो कॉमन। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और सही, बेसिक बातें हैं ये सारी की सारी। एक और सही, ए सेट में एलिमेंट लिखा हुआ है, वो एक्स आएंगे x-5 जिसमें 0 के बराबर हो। बी सेट में वो एक्स आएंगे x पॉजिटिव इंटीग्रल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है क्या ए और बी दो सेट इक्वल है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? क्या ए और बी इक्वल सेट है? कब होंगे इक्वल सेट? जो एलिमेंट ए में है वही बी में होने चाहिए, या कहिए जो एलिमेंट बी में है वो सारे के सारे किस में हो? ए में। ना एक कम ना एक ज्यादा। जो ए में वही बी में, या कहिए जो बी में वही ए में। तो ये देखना पड़ेगा ना ए बी में है कौन, और कौन है ए बी में? एक्स है। कौन है ए बी में? एक्स। यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने। कहां से निकालूं? ये रही प्रॉपर्टी, ये रही डेफिनेशन, ये रही स्टेटमेंट, ये रहा रूल। यहां से निकालिए एक्स कितना आ गया? 5। कितना है एक्स? 5। तो समझिए सेट को यों लिखो या यों लिखो, दोनों बराबर बात है। ये देखिए, ये इतनी बड़ी लाइन सिर्फ इसके लिए है। एक्स, इसने कहा एक्स चाहिए, ये रहा एक्स। कितना एक्स? 5। तो एक्स चाहिए, ये रहा एक्स। कितना है? 5। ऐसे यहां पे देखिए पॉजिटिव इंटीग्रल रूट, यानी इसके रूट निकालने पड़ेंगे। निकालिए रूट। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3x, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, माइनस का 5 प्लस का 3, x माइनस का 5 0। दोनों जगह से कॉमन x माइनस 5। तो या तो x माइनस का 5 0 या x प्लस का 3 0। यहां से x आ गया 5 और यहां से x आ गया माइनस का 3। तो x की कितनी वैल्यू आ गई? 2। इसने x ही तो पूछा है कि सेट किसका नाम है? x वालों का। और x वाले कौन है? ये दोनों। यानी ये लिखा और ये लिखा, दोनों बराबर बात है। आगे
आगे पीछे लिखो, फर्क पड़ता ही नहीं। अब देखो ए में कितने एलिमेंट, एक, क्या नाम है 5। बी में कितने एलिमेंट, 2, तो इसमें एक एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट। ए नॉट इक्वल टू बी, तो ए और बी इक्वल सेट नहीं होंगे। तो कब होंगे 2 सेट इक्वल, जब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में होगा।